योग में श्लोक भी आता है कि जो चेतना है उसका जो कंट्रोल है वो भूतों पर है, पंच महाभूतों पर है। अवेयरनेस लेवल आपका कैसा है, गुण आपके कैसे हैं, उसके आधार पर भी कई रोगों का समाधान होता है। न्यूट्रिएंट से पहले आपको ताजा देखना है। आज के हमारे वक्ता है रवि सिंह चौधरी, डायरेक्टर धन्वंतरी नेचुरल फाउंडेशन, कृषि संहिता तथा गौ संहिता पुस्तक के लेखक, पॉडकास्ट एंकर, वैदिक यौगिक। कृषि उद्यमी के रूप में झारखंड, बिहार तथा ओडिशा में प्राकृतिक कृषि के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षा से मैकेनिकल इंजीनियर है। अपना पूरा जीवन भारतीय सोच, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान को समर्पित करते हैं। आज का विषय है चरक संहिता, आयुर्वेद शास्त्र का मुकुट। रवि जी निम्न बिंदुओं के आधार पर अपनी वार्ता प्रस्तुत करेंगे। चतुर्युग में रोग का मूल कारण, रोग निदान में औषधि से भिन्न अन्य महत्वपूर्ण उपाय, प्रज्ञापराध और मन का शरीर पर प्रभाव, आयुर्वेद में निहित दर्शन शास्त्र। अब मैं रवि जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी वार्ता आरंभ करें। धन्यवाद। आज का जो विषय है वो आयुर्वेद का सबसे प्राचीनतम शास्त्र, जो एग्जिस्टिंग मैं कहूँ, जो अभी भी है और जिसे पढ़ाया जाता है सेमेस्टर के रूप में या ईयर के रूप में कॉलेजेस में, उस विषय को आज मैं यहाँ रखने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और ये मेरा कारण भी क्यों रहा है, क्योंकि इस विषय को मैं शास्त्र आधारित इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि होता क्या है कि एक प्रोसेस अब भी हमारा चल रहा है, डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड। इससे क्या होता है कि जो हमारी साइंसेस है, हमारा जो नॉलेज सिस्टम है, वो हमारे चश्मे से, हमारे लेंस से उसको जब हम देखते हैं तो वो कैसा प्रतीत होता है, और फिर हम उसकी जो गूढ़ बातें उसको भी समझ सकते हैं। तो आप देखिए, आयुर्वेद यहीं से प्रारंभ हो जाता है कि जो सीजन है, जो ऋतु है, उसकी हमें चर्या करनी है, ऋतुचर्या। मैंने इस श्लोक को लाया है, न मूढ़ो रहते संज्ञान तावद्यान वन्न पीड़यते पीड़ितस्तु पतिम पश्चात कुरुते व्याधि निग्रहे। मूर्ख रोगी को कष्ट जब तक बढ़ नहीं जाता है उसे होश नहीं आता है, तकलीफ बढ़ जाती है और तब रोग को रोकने की ओर ध्यान देता है। ठीक है, देखिए कितनी ऐसी बात है जो सभी परिवार किसी ना किसी सदस्य को, अपने मेंबर को वो देखते होंगे कि उसने अपने समस्या को छिपाया और छिपाया, और इस हद तक छिपाया कि वो साध्य से असाध्य बन गई। ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था अगर प्रॉपर काल में, समय में उसका उपचार किया जाता। ठीक है, तो अगर मैं दूसरे स्लाइड की ओर बढ़ूं तो ये जो चित्र है महर्षि चरक का, ये भारत में अभी प्रचलित है। अगर ये चित्र आपको दिखाई देता है तो ये महर्षि चरक का एक कल्पना है कि वो इस तरह से दिखते होंगे, और इस चित्र में आपको चरक संहिता ग्रंथ की भी फोटो दिखाई दे रही है। इस ग्रंथ की, इस संहिता की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो जो हम कहते हैं, जैसे किसी सब्जेक्ट के हम फादर कहते हैं, फादर ऑफ दिस मेडिसिन, फादर ऑफ दिस साइंस, तो चरक संहिता के जो लेखक हैं वो रहे हैं आचार्य अग्निवेश। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा से उसको, हम कहते हैं कि संस्कृत किया, उसको इतना अच्छा से, उसका एक्सप्लेनेशन, उसको अच्छे से सिस्टमाइज करना, इतने अच्छे से व्यवस्थित किया कि उनका नाम, मतलब शिष्य का नाम जो है ज्यादा प्रचलित हो गया, और उनके भी शिष्य हुए आगे के परंपरा में आचार्य दृढ़, लेकिन नाम जो है वो आचार्य चरक का ही रह गया। इस संहिता में 8 स्थान, जो हम अध्याय को एक, जैसे हम कहते हैं कि बुक्स के रूप में जो बांटा जाता है कि ये सेक्शन है, और 8 स्थान और 120 अध्याय वाली ये चरक संहिता है। तो ऋषि परंपरा में ये आती है ऋषि भरद्वाज से, और फिर ऋषि आत्रेय, पुनर्वसु, और तब आचार्य अग्निवेश, और फिर आते हैं आचार्य चरक। जो पुष्यमित्र शुंग का काल है वो आचार्य चरक के काल को कहा जाता है। ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र, यहां पर आपको भगवान, देवता, इनका नाम आपको यहां प्रतीत हो रहा है। तो ऋषि परंपरा की जो शुरुआत है, मतलब ऋषि भरद्वाज ने इंद्र से जो है इस संहिता की जानकारी ली और समाज तक इसे लाए, पृथ्वी में इसे फैलाया। और डेटिंग पे मैं कहना चाहूंगा कि इस पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये भाषा शैली और पुस्तक कितनी प्राचीन है उसके अनुसार जो है डेटिंग कर दी जाती है, तो उसको उतना सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे अभी जो डेटिंग हो रही है तो ये और प्राचीन होती जा रही है। ठीक है, टॉक के अंत में मैं धन्वंतरी नेचुरल फाउंडेशन के बारे में बात करूंगा कि कैसे अन्नमय कोश
के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर अपने आप को स्वस्थ करना है, ठीक है, तो उसको 5 कोशों पे काम करना पड़ता है। 5 शील्ड हम कहते हैं, ठीक है। और 5 शील्ड क्या क्या है, आप ये सुनते आ रहे होंगे, ये तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि अन्नमय कोश, है ना, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ठीक है। अब ये कोश जो है, आपको सारे कोश पे वर्क करना पड़ता है। अगर आपने एक पे वर्क किया, दूसरे तीसरे चौथे पे वर्क नहीं किया, तो जरूरी नहीं कि आपको जो है वो हेल्प मिले, आपके स्वास्थ्य में, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में आपको जो है सुधार दिखे, ठीक है। तो आज की जो विषय है उसमें पहला है जैसे चतुर्युग में रोग का कारण। अब ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है कि रोग का जो रूट कॉज है, हम किसी भी सब्जेक्ट में एनालिसिस में हम क्या कहते हैं, फिशबोन डायग्राम बनाते हैं, वाई वाई एनालिसिस करते हैं और रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। तो उसी प्रकार आयुर्वेद जो है वो सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करता है, उसके पीछे जो आने वाले रूट कॉजेज है, मूल कारण है, उसको वो चिन्हित करता है। तो सतयुग से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो सतयुग में आप देखेंगे कि उसका जो अंतिम चरण है बहुत समृद्धि वाला समय है। समृद्धि वाला समय है तो हम कहते हैं, जैसे अभी हम देखते हैं ओबेसिटी जो है एक बड़ा एक समस्या है, तो यूएस में देखते हैं, अमेरिका में बड़ा ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि जो पूरी सोसाइटी है वो फिजिकल लेबर से, शारीरिक श्रम से धीरे 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 कंफर्ट की ओर बढ़ती है, और फिर जो फूड कंजम्पशन है वो बदलता नहीं है या फिर और बढ़ता जाता है, जिसमें हम कहते हैं फैट कंटेंट ज्यादा है या फिर ऐसी कंटेंट ज्यादा, इसमें हम कहते हैं वसा बहुत ज्यादा है, तो स्थूलता आ जाती है शरीर में। तो सतयुग के अंतिम चरण में समृद्धि आने के बाद क्या आती है? गुरुता, वही हैवीनेस जो हम कहते हैं शरीर में। और हैवीनेस जो है वो एक ऐसा मतलब हम कहे प्रवृत्ति है कि आदमी काम करता है लेकिन तुरंत थक जाता है, तो तुरंत थक जाता है तो वो काम करना नहीं चाहता है, तो आ जाता है आलस्य। अब आलस्य आएगा तो क्योंकि वो काम कम करना चाहता है तो वो क्या करेगा? एक्युमुलेशन करना चाहेगा प्रॉपर्टी का, ताकि उसके फ्री टाइम में, कंफर्ट वाले टाइम में जो है वो अपने संपत्ति या समृद्धि का प्रयोग कर सके। तो संपत्ति संचय होता है, फिर परिग्रह का स्थान आता है। अब देखिए योग में हम कहते हैं अपरिग्रह, या जैन संप्रदाय में आपने सुना होगा अस्तेय और अपरिग्रह। जितना आवश्यक है ना, मिनिमलिस्टिक होना, जितने में आपका जीवन चल जाए उतनी की इच्छा आकांक्षा करना, वो जो है उसके लिए एफर्ट लगाना, वो हम कहते हैं अपरिग्रह। लेकिन ये संपत्ति संचय जब बढ़ता जाता है तो वो परिग्रह होता है और फिर लोभ का जन्म होता है, ठीक है। अब ये जो लोभ है ये धीरे से, अब ये त्रेता की तरफ हम प्रारंभ कर गए, और आप देखिए कि यही लोभ है जो राजगद्दी का लोभ है, या वनवास का जो पूरा जो कांड हो रहा है ना रामायण में। फिर द्रोह है, फिर झूठ बोलना प्रारंभ हो गया, और जो हम कहते हैं जो दोष होता है, काम क्रोध लोभ मद हर्ष, इस प्रकार के जो पूरे दोष हैं वो त्रेता युग में आना प्रारंभ हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो सात्विक से राजसिक और तामसिक की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। पहली बार अगर ये टर्म आप सुन रहे हैं तो आसान भाषा में अगर समझे, तमस जो होता है वो स्थिरता या आलस्य का जन्म देने वाला होता है, लेकिन सोचिए नींद भी उसी वजह से आती है। अगर तमस है तभी नींद भी आ रही है, उसकी अधिकता एक दोष है। उसी प्रकार रजोगुण, शांति नहीं है अंदर से, जो है आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, ऐश्वर्य के लिए काम करना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, शांति नहीं है ना, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है। और जो सत्व गुण हम कहते हैं प्रकाश, ज्ञान, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी। तो ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट धीरे धीरे जब ये रूप ले रहा है, प्रवृत्तियां या हम कहते हैं वृत्तियां योग के टर्म में, जो डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड है, ठीक है। और द्वापर में ये जाते जाते क्या होता है कि ये एक एक्युमुलेशन ऑफ, जो हम कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का जो रूट कॉज है, मन से रोग का यहाँ पर जो प्रारंभ होना मतलब श्रृंखला में ये प्रारंभ होता है, उसका संचय जाता है द्वापर तक। अब आहार के गुणों का ह्रास। युगों में क्या होता है? युग परिवर्तन में पृथ्वी की गति बदलती है, जो घूर्णन है या सूर्य के तरफ चार चक्कर लगाने की गति है,
या फिर जो पृथ्वी तत्व है उसमें जो न्यूट्रिएंट की जो प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे चेंज होना प्रारंभ हो रही है। ठीक है, और औषधि का भी दूषित होना कलयुग का एक सिंबल है। ठीक है, कलयुग में जो है औषधि भी दूषित होती है। तो जो पंच महाभूत हम कहते हैं, है ना, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व जो है, उनका दूषित होना, न्यूट्रिएंट्स का दूषित होना और मानसिक प्रवृत्ति का बदलना, सात्विक गुणों का ह्रास होना, लॉस होना, ये रोग का मूल कारण है अगर युगों के टर्म में हम देखते हैं तो। ठीक है, तो अगर आयुर्वेद की नहीं भी समझ है तो अगर मूल कारण को हम समझ रहे हैं, ठीक है, तो इतना तो हम समझ रहे हैं कि इसको रिवर्स अगर हम करें तो ठीक हो जाएंगे प्रॉब्लम। मतलब प्रदूषण पे काम करें, प्योरिटी ऑफ औषधि पे काम करें, न्यूट्रिएंट इन दिस सॉइल पे काम करें और मानसिक प्रवृत्ति पे हम अगर उसको ठीक करें तो मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो एक फ्रेमवर्क आपको मिल जाता है, आयुर्वेद की नहीं भी समझ है कि उसके रूट कॉज से हम जो है उसको रिवर्स अगर करें तो डिजीज रिवर्सल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर टर्मिनोलॉजी, आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में इसको अगर लिखना चाहूं, बोलना चाहूं, तो रोग के 3 कारण हो गए: काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। ठीक है, बुद्धि क्योंकि मन को कंट्रोल करती है तो बुद्धि कारण है। ठीक है, मन मतलब योग चित्त वृत्ति निरोधा, मन पर अगर आपका कंट्रोल है, मन सात्विक की तरफ है, तो एक ये सुबुद्धि है। ठीक है, फिर काल की बात हो रही है। काल मतलब कि अगर वसंत काल है, वसंत ऋतु है, तो आप उसमें हेमंत ऋतु का कार्य कर दे, उसमें ग्रीष्म ऋतु का कार्य कर दे, तो एक रोग का कारण बनेगा। अति योग, अयोग, मिथ्या योग, कान को जो हम कहते हैं ध्वनि आ रही है, अगर वो हल्ला सुन रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज सुन रहा है, तो ये हो गया अति योग, सुन ही नहीं रहा है कुछ, तो अयोग। मिथ्या योग, जो सुनना चाहिए वो नहीं सुन रहा है, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहा है, तो ये मिथ्या योग हो गया एक आसान भाषा में। ठीक है, तो रोग के जो ट्रायड हम कहते हैं 3 कारण में, इस प्रकार से आप जो है देखते हैं। ठीक है, अब जो शब्द प्रयोग आता है वात पित्त कफ, ये बहुत रेगुलर यूज होता है कि त्रिदोष जो है ये जो है कारण है रोग का, और मानसिक दोष में जो है मुख्यतः रज और तम है। ठीक है, तो वात को अगर समझना है तो वायु दोष हम कहते हैं उसको आसान भाषा में। वात मतलब हो गया कि जो हम कहते हैं वायु, वायु को एसोसिएट करिए आप प्राण से, प्राण, अपान, व्यान, उत्थान। आपको वायु की आवश्यकता है अपने मल मूत्र को त्याग करने में, आपको वायु की आवश्यकता है अपने ऑक्सीजन को एक एक सेल्स तक पहुंचाने में। तो वात दोष है तो इसका मतलब जो ऊर्जा है, जो नेचुरल प्रोसेस है आपके शरीर का, वो चल नहीं रहा है। मतलब बूढ़े होने पर, मतलब बूढ़े जब हो जाते हैं तो जो एक जो समस्या आ जाती है शरीर में, हम कहते हैं वात दोष आ गया है, वायु दोष आ गया है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, गैस फंस रहा है, हवा फंस रही है। पित्त, ठीक है, अग्नि जो हम कहते हैं जठराग्नि, मतलब पेट में जो है, जो हम कहते हैं जो पित्त है, जो पाचन है, जो डाइजेशन है, एसिमिलेशन ऑफ फूड में जो है उसकी आवश्यकता होती है, वो है। कफ हो गया पृथ्वी और जल का। तो वृक्षायुर्वेद की जब मैंने जैसे बात की थी, तो आप जब भी पौधे को ज्यादा पानी पटा देते हैं तो हम कहते हैं कि उसको कफ दोष हो गया है। तो वहां की मिट्टी अगर हटा देते हैं, मतलब पृथ्वी तत्व को वहां ठीक करते हैं, तो पौधे वापस से रेजुविनेट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, कफ को सीधे सीधे वो खांसी वाला कफ से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो COUGH है, और ये संस्कृत वाला कफ है। ठीक है, ये एक फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी है, ये एक स्पेसिफिक बीमारी का नाम नहीं है। ठीक है, और ये दोष के रूप में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन ये जो 3 है ये फंडामेंटल एसोसिएशन है, जो हम कहते हैं पंच महाभूत को आपने रीअरेंज किया है, और ये ठीक ठीक रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। वात पित्त कफ जो है वो बढ़ा हुआ नहीं रहता है, तब हम कहते हैं कि आप स्वस्थ हैं। ठीक है, बढ़ने पर यह दोष हो जाता है, ये नाम को दोष हम नहीं कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं चिकित्सा पे। तो प्रॉब्लम को जब हमने समझा, तो प्रॉब्लम के जड़ को अगर हमने समझा, तो हम उसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ सकते हैं। और इस सेशन का मेरा मुख्य कारण यह था कि आयुर्वेद को भी हम हर्बल मेडिसिन की तरह सिर्फ ना देखें। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हुआ कि यूरिया के बदले क्या मिलेगा भाई साहब ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नहीं, आपको ये देखना है कि ये शतायु
आपका क्वालिटी और क्वांटिटी पूरा 100 वर्ष का जो है उसको अचीव करने के लिए क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों है। सिर्फ जीने के लिए आयुर्वेद की विद्या नहीं है। तो सिर्फ हम सिम्टम्स को नहीं खत्म करेंगे, एकदम जड़ से उसको समाप्त करेंगे। एंड यस, उसमें कर्म भी आ जाएगा। हम कहते हैं ना, उसने कुछ पाप किए होंगे तो बड़ा दुख हो रहा है उसे, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए उपाय का जो नाम हम कहते हैं, दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, ठीक है। युक्ति है और दैव है, ठीक है। तो युक्ति जो हम देखते हैं मेडिसिन का यूज करना, ठीक है। और मानसिक दोष में जो है हम देखते हैं विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। समाधि ये योग वाला समाधि है, ठीक है, ठीक है। इस पे हम एक्सप्लेन कुछ हद तक करेंगे आने वाले अभी स्लाइड्स में। लेकिन ये जो है ये ग्रुप हमने कर दिया। एक सॉल्यूशन अगर करना है शारीरिक दोष का तो एक दैव सॉल्यूशन है, एक युक्ति सॉल्यूशन है। और मानसिक दोष में धैर्य देखिए, स्मृति देखिए, विज्ञान देखिए, ये जो है बुद्धि जो हम कह रहे हैं, सत्व गुण है, ये जो है उस दोष को शांत कर रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने कहा कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसकी, ठीक है, सात्विक वो नहीं रहा, तो इसको हम अपराध कहते हैं, अपराध है ये। और प्रज्ञा, प्रज्ञा को शब्द को हम कैसे ज्ञान शब्द से जोड़ते हैं ना, प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान, है ना, विजडम। तो अपराध हो गया है, प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञापराध, ठीक है। तो क्या होता है आप देखिए, जब क्रोध आता है व्यक्ति को तो हम कहते हैं कि उसकी जो है हम कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। क्या? क्योंकि धीरे धीरे उसकी स्मरण शक्ति भी चली जाती है। क्रोध है मतलब उसमें धैर्य की कमी है ना। पेशेंस जो कहते हैं, टॉलरेंस जो कहते हैं, पेशेंस कहते हैं, मेमोरी पावर है, रिटेंशन पावर है। तो ये सब जो है वो अकल्याणकारी हो जाता है। और ये फिर अपने में ही एक रोग तो है ही, और मानसिक समस्या एक पैकेज के साथ आती है, वो शारीरिक समस्या का भी जन्म देती है, ठीक है। तो धैर्य को, स्मृति को और बुद्धि को, इन तीनों शब्द को बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग जीवन में हम ठीक से नहीं कर पाते। तो इसको सॉल्यूशन के रूप में अगर हम देखें तो ये योग से सॉल्व होता है, ठीक है। तो पंचकोश के बारे में जो मैंने बात की थी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, अगर 3 को अभी हम याद रखें, बाकी 2 अभी आयुर्वेद के डायमेंशन से बाहर है, ठीक है। अभी उधर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आप देखिए कि जो योग है वो मानसिक समस्या का निवारण कर रहा है, या भोजन में अगर हम सात्विकता की ओर जा रहे हैं, ठीक है। युक्ति क्या हो जाएगा? जो वैद्य हैं वो सामने वाले व्यक्ति की जो है नाड़ी चेक कर रहे हैं, उसके दोषों को पहले चेक कर रहे हैं, उसके धातु दोष को देख रहे हैं, और वो व्यक्ति जिस देश का है, जिस रीजन का है, वो दोष किस समय में हुआ और उसकी आयु क्या है, ये भी एक काल का परिचायक है। वो व्यक्ति की आयु क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी शरीर की मूल प्रकृति क्या है। मतलब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो मूल प्रकृति के साथ जन्म लेते हैं। कोई वात वाला ज्यादा होता है, कोई पित्त वाला, कोई कफ वाला। जैसे हम कहते हैं बड़ा पसीना आता है उसे, परस्पायर बहुत करता है ना, स्वेटिंग बहुत है, तो हम कहते हैं पित्त प्रकृति वाला। उस प्रकार से हम उस व्यक्ति को जो है हम देखते हैं, ठीक है। तुरंत पानी से जिसको समस्या हो जाती है हम कहते हैं वो कफ जो है उसका जो है वो प्रकोपक है, वो जो है। तो जो वैद्य है वो पहले पेशेंट को देखते हैं, है ना। जैसे हम डायग्नोसिस जो कहते हैं कि ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, एंड देन रिपोर्ट की एनालिसिस करके जो बात होती है, तो उसी प्रकार युक्ति लगाने के पहले, इसीलिए अब देखिए वन फिट्स फॉर ऑल मेडिसिन नहीं होना चाहिए। वैद्य के प्रिंसिपल के अनुसार एक ही दवाई 10 अलग अलग प्रकार के व्यक्ति को आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आपको उसको उसके अनुसार बनाना पड़ता है, ठीक है। और फिर आप आहार प्लस औषध की योजना करते हैं। देखिए फूड जो है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो धन्वंतरी नेचुरल फाउंडेशन जो हमने बनाया है उसका यही है कि हम अगर ठीक करेंगे तो उसको सपोर्टिव सिस्टम में एक एटमॉस्फेयर, एक माइक्रो क्लाइमेट तगड़ा वाला चाहिए जंगलों के बीच में, झारखंड में। और उसका फूड जो है वो भी न्यूट्रिशियस और प्योर होना चाहिए। अभी जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, भाई साहब इसमें कैल्शियम ज्यादा है, इसमें विटामिन B12 है, इसमें ये है, तो आप
न्यूट्रिएंट्स के टर्म में अगर बात करते हैं तो आप ओट्स को भी खाना चाहेंगे, विदेश से जो ओट्स आएगा वो भी आप उसको ग्रहण करना चाहेंगे, लेकिन आप देखिए कि वो हमारे देश का नहीं है। देश संस्कृत में वैसे कंट्री को नहीं बोलते हैं, एक क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक राज्य को आप देश के रूप में ले सकते हैं, ठीक है, संस्कृत में, कि वो 400 500 1000 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है, पेरिफेरी है, वो एक देश है, जहां पर जो जन्म आपका हुआ है वही आपकी कर्मस्थली है। वहां के भोज्य पदार्थ को खाकर आप बड़े हुए हैं, आपके पूर्वज वहां के हैं, तो डीएनए में आपकी वहां की जो है एसेंस है। तो जो औषधि भी होगी, जो फूड भी होगा, वो वहां का ही जो है आपके शरीर को लगेगा। तो बायो एब्जॉर्बिटी जो हम कहते हैं, शरीर पर उसका असर जो है वो बहुत अच्छा होता है और सुलभ होता है, ठीक है। बड़ा फॉरेन एलिमेंट जैसा बिहेव नहीं करता जो आहार है या औषध है। दैव उपाय में अगर हम देखें, मंत्र है, औषधि है, मणि है, मंगल है, उपहार है, होम है, नियम, योग का जो यम नियम है वो वाला नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, प्रायश्चित, उपवास, ठीक है, स्तोत्र पाठ, प्रणिपात, गमन में तीर्थ। उसके बाद भी आदि शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ है ये लिस्ट। अब हम देखते हैं कि अभी नोबेल प्राइज मिला हुआ इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर के, फास्टिंग को लेकर के। तो पहले इन्होंने कहा कि ये आपकी प्रथाएं हैं, तो ये सुपरस्टिशन है, आप जो है ऐसा मत करिए, मतलब हेल्थ के साथ आप जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। आप साइंटिफिक बनिए और प्रॉपर मेडिकेयर लीजिए, मेडिसिन लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे अभी ये प्रचलन आ रहा है कि जो डॉक्टर भी हैं, अब हमारे रांची में जैसे डॉक्टर भी ऑपरेशन भी करते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवाइए। हर उपाय का आप जो है एक जीवन को बचाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, आप मानिए या ना मानिए, आखिरी प्रयास करना चाहिए, तो आप उनका भी सहारा लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, आप एक 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 पैटर्न सा बनता जा रहा है कि हमारे ग्रंथों में धीरे धीरे कुछ कुछ बात को ये कह रहे हैं कि ये भी अब सत्य है, ये भी अब सत्य है, ये भी सत्य है। तो आप इस बात को कॉमन सेंस लगाइए कि जो सत्य और साइंटिफिक टेम्परामेंट से कोई ग्रंथ अगर लिखा गया है, तो फूहड़ बातें या फिर सुपरस्टिशियस वाली बातें जो है वो भरी नहीं पड़ी होंगी, है ना। ग्रंथ लिखने वाले की एक जो होती है मनस्थिति होती है, उसकी एक क्वालिटी होती है, उसकी एक एलिजिबिलिटी होती है। वो अगर सत्य लिख रहा है, वो फिक्शन नहीं है, वो अगर नॉन फिक्शन है, तो पूरा ग्रंथ में उसी प्रकार की उसकी अवधारणा और अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो अगर 25% चीजें सच निकल रही है, सही निकल रही है, तो मान के चलिए कि 75% को बाद में साइंटिफिक वैलिडेशन मिलेगा, बट धीरे धीरे वो उसको भी मानेंगे, ठीक है। अब देखिए, शौच जो है यहाँ पर क्लीनलीनेस है, ये हाइजीन है टेक्निकली, ठीक है। हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है, जो हम टाइफाइड कहते हैं, है ना। पहले हैजा शब्द होता था, बीमारियां जो फैलती थी, है ना। तो क्लीनलीनेस नहीं रखने से तो बीमारियां होती है। संतोष, कंटेनमेंट, जो कहते हैं ग्रेटिट्यूड, संतोष नहीं है, बहुत परेशान है मानसिक रूप से, तो हार्ट अटैक जो हम कहते हैं, हार्ट में उसका जन्म नहीं होता है, मन स्थिति बिगड़ने से होती है। तब है, आप देखिए, आप योग नहीं करना चाहते हैं, आप व्यायाम नहीं करना चाहते हैं, आप रनिंग नहीं करना चाहते हैं, आप अपने स्वास्थ्य को करने के लिए क्या किए हैं कि जीवन को कैसे बदले हैं आप। जन्म हुआ था शरीर को व्यस्त रखने के लिए और मन को शांत रखने के लिए, आपने शरीर को शांत कर दिया और मन को व्यस्त कर दिया, और रोग का जन्म हो गया। आपकी सारी सुविधाएं शरीर को लेकर के है, आप देखिएगा, सारी सुविधाएं शरीर को लेकर के है। मन के लिए आपको फिर डीप मेडिटेशन, सोलो ट्रेवल, पहाड़ों पे, समुद्र किनारे, आप प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं मन को शांत करने के लिए, है ना, है ना। ठीक है, स्लीपिंग पिल्स है, उस पर मैं अलग से बात करूंगा कि नींद की गोली है वो क्या है, लेकिन सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो शरीर को लेकर के ज्यादा क्रिएटेड हैं। एयर कंडीशनिंग है, लेकिन मन को लेकर के जो है, उसके लिए लोग किधर चले जाते हैं, लीकर, ड्रग्स की तरफ, ठीक है, जो सॉल्व ना करके फिर फाइनली वो एक जंजाल में फंसा देता है, ठीक है। तो यहां पर जो तप शब्द का प्रयोग हुआ है कि कष्ट होता है, कोई जब हम एफर्ट लगाते हैं, फिजिकल एफर्ट लगाते हैं, तो कष्ट होता है, उसमें उसको सहन करने की अगर क्षमता है आप में, तो आप में तप है। जो हम कहते हैं कि ऋषि जो है, मुनि है, एक टांग पर तपस्या कर रहे हैं, तो उस कष्ट को वो सह रहे हैं, उसके लिए उनमें टॉलरेंस है। तो वो जो है, वो एक जो हम कहते हैं एक पुरुषार्थ के रूप में आपको जो है वो शारीरिक क्षमता प्रदान करता है। स्वाध्याय पढ़ना चाहिए,
योग के बारे में पढ़िए, आयुर्वेद के बारे में पढ़िए, हेल्थ के बारे में आप देखिए। ईश्वर प्रणिधान, भक्ति। आपकी मन स्थिति नहीं ठीक हो रही है तो अपने आप को, अपने अहंकार को डिसॉल्व करके जब आप समय देते हैं तो आप कहते हैं बड़ा शांति का माहौल है यहाँ पर, बड़ा शांति मिल रहा है भजन कीर्तन करके। तो ये जो नियम है ये भी एक दैव उपाय है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। प्रायश्चित देखिए यहाँ पर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर ठीक करने के लिए प्रायश्चित शब्द है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आप सेवा दान दक्षिणा आप करिए। स्रोत पाठ में जैसे और मंत्र भी है, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है, हनुमान चालीसा का पाठ है। अब ये जितनी भी बातें ये लगेगी कि ये साइंटिफिक नहीं है, लेकिन फिर से मैं कहता हूं साइंस उसे कहते हैं जो रिपीटेटिव होता है, जिसको वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको टेस्टिफाई कर सकते हैं, जिसको सिखा सकते हैं, जिसको पढ़ा सकते हैं। लेकिन अनुभूति के डायमेंशन में बाकी चीजें होती हैं जो साइंटिफिक नहीं भी होती। लेकिन साइंटिफिक नहीं होना उसको हम ये नहीं कहते कि वो झूठ है। आपका अनुभव और दूसरे का अनुभव दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। आप देखिए शब्दों में कितनी जो हम कहते हैं लिमिटेशन है। मैं आपको पूछूं कि आप जो कल गुलाब जामुन खा रहे थे उसका स्वाद क्या था, तो आप एक्सप्लेन कीजिए शब्दों में। तो आप बड़ा मेहनत करेंगे कि नहीं वो उस जैसा लगा था, उस जैसा लगा था, फिर अंत में कहेंगे कि अच्छा चलो खिला देते हैं तुमको, फिर तुमको पता चलेगा कैसा लगा था। तो क्या होता है, शब्दों की एक लिमिटेशन है। तो शब्दों की लिमिटेशन है तो लॉजिक का एक लिमिटेशन है, क्योंकि लॉजिक शब्द के अंदर है। एंड लॉजिक का अगर लिमिटेशन है तो जो है साइंस को जो हम एक्सप्लेन करते हैं शब्दों में और अंडरस्टैंडिंग में करते हैं, ग्राफ्स में करते हैं, लॉज में करते हैं, तो एक लिमिटेशन आता है। तो बहुत सारा डायमेंशन साइंटिफिक डायमेंशन के बाहर है, ठीक है। तो जो हम मेटाफिजिक्स कह दे या फिर जो अब जो है टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो लाभ नहीं देता है। इसीलिए आप जो है वो आपके एक्सपीरियंस की बात है कि होम करने से, अग्निहोत्र करने से आपको अगर लाभ हो रहा है तब आप मानिए, नहीं तो मत मानिए, ठीक है। लेकिन ये उपाय के रूप में है, ठीक है, अपने इलाज के लिए, आपको उपचार के लिए ये उपाय के रूप में है। तो टोटल जो है अगर यहाँ पे देखूं आहार औषधि मंत्र मणि अगर मैं कहूं तो ये 16 और 3 19 है। तो औषधि हर्बल मेडिसिन एक उपाय है, 18 उपाय कुछ और है, वो परंपरा के अंतर्गत है, वो हम उसको पाखंड समझ के छोड़ रहे हैं। कल्चरल जो कॉन्शियसनेस है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं कि हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन प्रोग्रेसिव होना मतलब ये नहीं है कि हम वेस्टर्नाइज हो जाएं, मॉडर्न आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी परंपराओं को छोड़ दें। आप इंग्लिश सीखिए बट संस्कृत भी सीखिए, मतलब आपको संस्कृत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। तो इतने उपाय जो हैं ये बीमारियों को ठीक करते हैं। और इसमें देखिए प्रायश्चित शब्द आ रहा है, इसका मतलब कर्म आ गया है ना, कर्म। तो कुछ जब रोग असाध्य बनते हैं, मतलब एक ही मेडिसिन दो व्यक्तियों पर इस्तेमाल होता है तो एक ठीक हो जाता है दूसरा ठीक नहीं होता है, एक ठीक हो जाता है दूसरा ठीक नहीं होता है। तो उसमें हम कहते हैं कि उसमें एक दोष है, उस दोष का निवारण आपको करना पड़ेगा। पितृदोष है क्या, कोई पूर्व जन्म के कृत है क्या, ठीक है। आपको उस कर्म को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या आप उसको आध्यात्मिक मार्ग से करिए, या अध्यात्म में जो जो लोगों को एक सेकुलर मेथड लगता है लेकिन है तो वो हिंदू धर्म का ही हिस्सा, जो योग है वो भी एक माध्यम है। या फिर सेवा जो एक माध्यम है जिससे जो है आप जो है क्या कहते हैं कि जब कमजोर की आप सहायता करते हैं तो देवता आपके साथ हो जाते हैं, आप देवता दैव शक्ति को मजबूत करते हैं, ठीक है। जब भी आप बेसहारा व्यक्तियों का, लोगों का, पशु का जब उसकी सहायता करते हैं तो आप जो है दैव शक्ति प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो दैव उपाय भी जो है हम कहते हैं कि आपको अपने रोगों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। तो ये जो श्लोक आता है, जब अगर दर्शन शास्त्र की हम बात करें, पूरा आयुर्वेद पढ़ाई होने के बाद अंत में ये श्लोक यही कहता है, जैसे कहते हैं योगे मोक्षे च सर्वाशाम वेदना नाम वर्तनम। सभी दुखों का, सभी वेदनाओं का जो परफेक्ट सॉल्यूशन है वो है योग और मोक्ष। वैसे योग तो मोक्ष की ओर ले जाता है, लेकिन योग का अगर जो प्रारंभिक क्रिया भी हम कहें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, भी आपको जो है वेदनाओं से दूर करता है और मोक्ष भी सारे समस्याओं से समाधान करता है। अगर मैं टेक्निकल थोड़ा जाऊं, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल बातें हुई कि टेक्निकल क्या है, कि जैसे कि षड्रस और सप्त धातु, हमारा जो जैसे ब्लड है, रक्त है, मज्जा है,
शुक्राणु है जो हम कहते हैं, तो ये सारा जो है जो फ्लूइड एलिमेंट है उसका एक बैलेंस होना चाहिए, उसका बैलेंस होता है। और उसका बैलेंस हम रसों से प्राप्त करते हैं, षड रस, लवण है, मतलब शुरुआत अगर हम करें तो मधु, लवण, है ना, कटु, तिक्त, कसाय, ये जो भी रस हैं, इस रसों का हम पान करते हैं कि नहीं, क्योंकि ये रस जो है इन्फ्लुएंस करते हैं वात, पित्त और कफ को, मतलब पंच महाभूत को, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे धातुओं को, जिससे हमारा पूरा जो बॉडी का सिस्टम है, जिससे हमारा बना है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। योग में श्लोक भी आता है कि जो चेतना है जो है उसका जो कंट्रोल है वो भूतों पर है, पंच महाभूतों पर है। तो चेतना आपकी कैसी है, अवेयरनेस लेवल आपका कैसा है, गुण आपके कैसे हैं, उसके आधार पर भी कई रोगों का समाधान होता है। और अंत में अगर मैं कहूं, जो कोश का मैंने नाम लिया था, अन्नमय कोश, फूड पे ध्यान दीजिए, फ्रेश होना चाहिए, ताजा, न्यूट्रिएंट से पहले आपको ताजा देखना है, ठीक है। सेल्फ कुक्ड होना चाहिए, खुद से पकाया हुआ होना चाहिए, प्रेम पूर्वक पकाया होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, एक फॉर्मूला तो वो है, लेकिन दूसरा ये भी है जैसा मन वैसा अन्न। स्टाफ जब उसी मसाले को प्रयोग करके खाना बनाता है तो घर वाला खाना होटल में अगर बनेगा तो टेस्टी नहीं लगेगा, ठीक है। तो घर में जब प्रेम पूर्वक बनाया जाता है खाने को तो गजब का स्वादिष्ट होता है। तो अन्नमय कोश में फ्रेश फूड, प्रेम पूर्वक पकाना, अन्न को जो है उसके प्रति भी ग्रेटिट्यूड होना, संतोष होना और आवाहन करना। इसीलिए हम कहते हैं भोजन मंत्र होता है कि आज हमें भोजन प्राप्त हुआ है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पंच महाभूतों को भी धन्यवाद कहना। मनोमय कोश, मन स्थिति कैसी है। प्राणमय कोश, ठीक है, वायु से आप उसको अभी जोड़िए, टेक्निकल है वो बहुत। प्राण क्या है, हम कहते हैं उसको, वो एनर्जी फोर्स है, लाइफ फोर्स है आपका। प्राण से हम उसका जो सिंबोलिज्म है, जो कहते हैं कि जो हम श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, वो प्राण से उसका संबंध है, बट वो प्राण नहीं है, ठीक है। तो प्राण जो है वो सूर्य से भी प्राप्त होता है ना, धूप से प्राप्त होता है, ठीक है, वहां से भी प्राण प्राप्त हो रहा है ना। जैसे फोटोसिंथेसिस जो है ये तो पौधे को मिला, तो उसको प्राण जो है वो वहां से मिल रहा है। तो जो वायु है या फिर शुद्ध हवा है, योग है, सूर्य की जो अग्नि है, वो जो है ऊष्मा है, वो आपको प्राण शक्ति भी दे रही है। एंड देन विज्ञान, जो हम बुद्धि से जिसका एसोसिएशन कहते हैं, और फिर आनंदमय कोश, जब आध्यात्मिक आप जाते हैं रास्ते में तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। यूएस में जो वेदांता सोसाइटी है, अभी 200 से ज्यादा पेशेंट जो है हार्ट के पेशेंट, वो ऐसे ठीक होते हैं हुए, मतलब मेडिसिन तो चल ही रहा है, कि जो वेदांत दर्शन में होता है कि पाप जो है वो आपसे नहीं हुआ है, वो कर्मों का एक फल था। आत्मा एक शुद्ध रूप में रहता है, आप जो है आत्मा को एक दर्शक के रूप में देखिए, ऑब्जर्वर के रूप में देखिए, और पूरा जो है वो प्रपंच माया का प्रपंच है। तो जब आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग आती है तो बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर, बहुत सारी ऐसी चीजें भी समाधान की ओर जाती है, जिसका हमें लगा था कि बड़ी समस्या है। अगर आप एक जीवन मानते हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं से घिर जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप 1000 जीवन में अपने आप को बांधते हैं, समझते हैं और धर्म के पथ को चुनते हैं, है ना, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार करना पुण्य है और पाप देना, दूसरों को कष्ट देना पाप है, ठीक है। तो आप लाइफ की फिलॉसफी, लाइफ की डिसिप्लिन आप कैसे जी रहे हैं, वो भी डिसाइड करता है कि आप कैसे जीवन जिएंगे। तो अभी हमारा पहला प्रयास अन्नमय कोश से है, जिसको हमने धन्वंतरी फाउंडेशन के रूप में प्रारंभ किया है। धन्यवाद। रवि जी, धन्वंतरी नेचुरल फाउंडेशन से क्या अभिप्राय है और ये फाउंडेशन किस पर कार्य करती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए ना। हम कहते हैं कि ये पैरासिटामोल बड़ा अच्छा मेडिसिन है, एलोपैथी जो है बड़ा माइक्रो लेवल पे काम करता है। जैसे योग जो एक लाइफस्टाइल है, इट्स नॉट एन एक्सरसाइज, उसी प्रकार अगर ठीक होना है आपको तो हवा, पानी, फूड सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो धन्वंतरी फाउंडेशन जो है एक नेचुरोपैथी के तरफ ये बढ़ रहा है। उसका प्रारंभ फूड से हुआ है। हमने प्योर फूड, मतलब जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गुड़ हुआ, चीनी को आप हटाओ, चीनी को प्रयोग में नहीं करना है। अगर आटे को हम कह रहे हैं तो आटा जो हम कह रहे हैं, व्हीट कह रहे हैं, वो देसी बीज में हम आ जाएंगे, 2 हो गया। ऑयल जो है वो हाई टेम्परेचर वाला नहीं रहेगा, वो जो कच्ची घानी लो टेम्परेचर में जो है वो
तैयार किया हुआ एकदम पारंपरिक विधि से, घी हो गया जो बिलौना वाला होगा, तो जो भी हर घर का एक आइटम होता है जो हम कहते हैं रिफाइन को रिप्लेस करना है आपको घी से, तेल को आपको प्योर सरसों से, तो इस प्रकार की जो फूड का जो पूरा पैकेज है और उसके ऊपर अभी हमने पहला प्रारंभ काम किया है। बट ये 2 साल में पूरा नेचुरोपैथी सेंटर में ये डेवलप हो रहा है और इसके लिए हमने स्टोर भी बना लिया है, जो अब ये वीडियो जब यूट्यूब पर आएगा तो उसके लिंक पे जो है वो आपको स्टोर का जो है वो लिंक आपको वहां मिल जाएगा, जहां पर आप ये उत्पाद जो है आप देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कहा कि देश का तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, जैसे मतलब जिस रीजन में आप पले बड़े हैं उसको हम लोग जिस तरह देश बोलते हैं, तो वहां का आहार खाना चाहिए। लेकिन जो लोग समझिए हालातों की वजह से उन्हें भारत के अंदर बहुत अलग अलग जगहों में मूव करना पड़ा है, तो हमारा सॉइल भी डिफरेंट होता है, क्लाइमेट भी डिफरेंट, सब कुछ बदल जाता है। ये सब तो आयुर्वेद में एकदम इम्पोर्टेंट बातें हैं। और उसके बाद अगर उन्हें भारत से बाहर जाके रहना पड़ा, तो फिर एक वैद्य किस तरह से उनके सिचुएशन को समझेंगे आयुर्वेद के नॉलेज के हिसाब से? देखिए, आयुर्वेदाचार्य अभी एक बहुत अच्छी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं कि वो कहते हैं कि डायग्नोसिस आप जैसे एलोपैथी डॉक्टर आपको कह रहा है एकदम वैसे ही करके वो रिपोर्ट लेके मेरे पास आइए। तो बहुत आयुर्वेदाचार्य नाड़ी से नहीं चेक करते, वही रिपोर्ट से ही चेक कर लेते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट जो हम कहते हैं, है ना। तो उसके अनुसार वो जो है, और ये भी मैं कहूं कि वैद्य को थोड़ा एक होमवर्क करना पड़ेगा उस देश के अनुसार, वहां की प्रकृति, वायु और जो है ना थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा और मॉडिफाई करना पड़ेगा आपके लिए, एंड देन जो है वो आपके लिए वो उपयोगी हो जाता है। तो ये वैद्य को थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और यस, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदाचार्य या आयुर्वेद, ये दोनों का जो इमेज है उस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि जब सब ट्राई कर लेते हैं लाइफ में कि अच्छा हमने ये मेथड भी देख लिया, ये भी कर लिया, चलो एक बार आयुर्वेद भी ट्राई कर लेते हैं, तो एक तो वो अप्रोच था। तो साध्य जब असाध्य हो जाए तो वो गलत है, मतलब वो आयुर्वेद आपको हेल्प वहां पर जरूरी नहीं कि वो कर पाए। और दूसरा है कि कहता है, चरक संहिता ही कहता है कि अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दें, विष से कटवा, मतलब सांप से कटवा ले, लेकिन एक अयोग्य वैद्य के पास आप कभी ना जाएं, ठीक है। तो जो 10 विध परीक्षण, जो पूरा प्रॉपर टेस्ट के साथ जो है, टेस्ट के साथ आपकी समस्याओं का एक पूरा फ्रेमवर्क डिसाइड करता है, देन आपको सॉल्यूशन देता है, तो वो उस हिसाब से आपको जाना चाहिए। और ये अभी पोस्ट कोविड जो है बहुत अच्छा अब ये डेवलप हो रहे हैं कि बड़ा जो हम कहते हैं योग्य वैद्य आपको और ज्यादा अब दिखने लगेंगे। तो आपने कहा ना माइंड के हेल्थ का भी ऑब्वियसली बहुत असर पड़ता है, दैट वी नो। आई वरी अबाउट हिंदूज कंपेयरिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड विद द साइकोलॉजी ऑफ द वेस्ट। व्हाई आई वरी इज ऑन 2 accounts. One is our knowledge, which we are trying to use now, has come directly from the gods and through our rishis who were functioning at a level that I cannot even imagine, even though I aspire to. In the Western system, they don't even have a concept of that, let alone aspiring to, working to, or using that level to attain knowledge. Big difference between the two. And the Western people have taken a lot of knowledge from us as well, and they have changed it over. It's practically distorted with the core removed out of it, and they're using it to fit their material model, you know. So even our knowledge, when it's taken, it's not applied the way we used to apply it. On those 2 accounts, comparing the two and saying, see, they are also coming to the same conclusions as we are, and therefore we could all collaborate. I have a great concern about that, because people are suffering adverse consequences by going to the psi discipline practitioners, all the psychologists, neuropsychologists, everyone, because they themselves don't understand their mind. They don't understand mind at a deeper level. प्राण भी नहीं समझते हैं ये लोग, मनो में क्या समझेंगे ये लोग। तो इसको किस तरह बदला जाए, अगर आपके पास कोई आइडियाज हैं? क्योंकि मैं तो इतनी मेरा इतना हाई सोशल प्रोफाइल है नहीं हमारी सोसाइटी में, लेकिन मैंने देखा है, आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस सिवियर डैमेज ऑफ कंपेयरिंग, पुटिंग देम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, गिविंग देम द सेम वैलिडिटी, एंड देन द पेशेंट्स सफर, एंड दैट्स आई फील एक्सट्रीमली आधारभूत। इसको कैसे बदला जाए? एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट का नाम है ऋषिज इंटेलिजेंस। तो ऋषिज इंटेलिजेंस ये क्या करेगा, ये फ्रेमवर्क देता है टीचर कैसे बनना है या इंडिक नॉलेज सिस्टम को कैसे परसीव करना है। जैसे कि वैद्य बनने के लिए जो पहला, अगर हम कहें कि अब वो वैद्य बन सकता है,
पात्रता है, उसमें एलिजिबिलिटी है, तो उसको कहते हैं जितेंद्रिय। इंद्रिय दोष उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब क्राइसिस को देख करके वो अपने प्राइसेस को नहीं बढ़ाता है, जितना ज्यादा बड़ा क्राइसिस है उसके हिसाब से अपने प्राइस को राइज नहीं करता है, वो सेवा करता है, सेवा भावना से। जैसे इस सेशन का मेरा जो पर्पस था, जिसमें मैंने क्या इंफेसाइज किया, आपको देखिए दैव पर मैंने बहुत ज्यादा बात की। क्यों बात की? क्योंकि हर्बल और वो पूरे वर्ल्ड में आपको हजारों लाखों आपको कंटेंट्स मिल जाएंगे। ये वाला जो है जिसको सुपरस्टिशन मानते हैं, ये मेन फ्रेमवर्क है, और ये हमें अपना जो फ्रेमवर्क है उसमें बात करना है। उनके फ्रेमवर्क में हमें जा करके अपने साइंस को एक्सप्लेन करने की आदत छोड़नी है। तो इसका मतलब है कि हमें ट्रांसलेशन से पहले ये जो संस्कृत है इसको वापस से आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। ये मोक्ष के ऊपर आप एक लाइन बोल करके चले गए, या योग के ऊपर, आयुर्वेद में योग पे बहुत अच्छे से बात हुई है, लेकिन इसको अलग से ट्रीट करना, या फिर फूड देखिए कितना बड़ा प्रायोरिटी है। और फूड, आयुर्वेद ग्रंथ में ओट्स के बारे में बुराई लिखी हुई है। जई जो होता है, बुराई नहीं लिखी हुई है, ये लिखी हुई है कि एक लिस्ट है आपके पास 10 ऑप्शन है, तो ये 10वें नंबर पे आता है। पूरी जो मार्केटिंग है उसका बेसिस ये है कि न्यूट्रिएंट, उन्होंने न्यूट्रिएंट दिखा दिया, आपको बेच दिए। जैसे ही आप आयुर्वेद को लगाते हैं तो ये पूरा कॉलेप्स कर जाएगा जो ग्लोबलाइजेशन है, एटलीस्ट फूड का जो मार्केट है। हमें जो हम कहते हैं ना पॉइजन पिल, राजीव मल्होत्रा जी जो कहते हैं कि वैसे वैसे चीजों को आपको एम्फेसाइज करना है जो वो डाइजेस्ट ही नहीं करते हैं, जिस चीज को वो मानते ही नहीं है, उसको अगर आप एम्फेसाइज करते हैं तो आपका जो है पूरा एक जो हम कहते हैं किला और पूरा फोर्ट बन जाता है। एंड देन यू रिप्रेजेंट योर ओन साइंस इन योर ओन वे। और इन सभी का तरीका साधना से होके जाता है। एकेडमिक डिस्कशंस, जर्नलिज्म, जर्नल पब्लिश करना, ये एक पार्ट है, बट पूरा जो प्रोसेस है वो साधना पद्धति से जाता है। आपको 15 साल 20 साल का तप करना पड़ता है, देन उस सब्जेक्ट का जो आपको ज्ञान होगा वो बहुत निखर के आता है। तो ये हमें ही करना है, ये वो करेंगे नहीं, हमें ही करना है, और हमें अपने विषयों को अपनी भाषा में प्रेजेंट करना है विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो उस फ्रेमवर्क को मैं पूरा का पूरा ला रहा हूं, जिसमें वो तर्कशास्त्र भी है गौतम ऋषि का, एंड देन समाधि के जो शुरुआती जो पक्ष हैं, या फिर अवेयरनेस लेवल जब आपकी बढ़ती है तो ऑटोमेटिक जो होता है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल, इमोशनल लेवल, देन इंट्यूटिव लेवल। बहुत सारे आंसर मैं बताता हूं आपको, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि मैंने वो पहली बार वो कहा, ठीक है, वो बुक में नहीं लिखा हुआ था, पहली बार कहा। इट इज नॉट लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स, बट ये मुझे पता चला कि 6-7 साल जो योग किया है, क्रिया किया है, साधना किया, उसी का असर है। बस हमें अनलॉक अगर करना है तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो है, कॉस्मिक अवेयरनेस के ऊपर अगर आप काम करते हैं, एंड देन दर्शन शास्त्र है हमारा, ये दोनों जो है आपके पूरे सारे विषयों को निखारता है। एंड ये साइकोलॉजी को, अभी मैं IIPS गया था, वहां जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस है मुंबई में, वहां योगा इन साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो साइकोलॉजी के अंदर आएगा। तो उस तरफ हम बढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं कि योग अब साइकोलॉजी के अंदर है, और वो साइकोलॉजी को हमको डिसरिगार्ड करना है। ये हर एक फील्ड में आएगा आपका, पॉवर्टी, सोशल NGOs जितने हैं, है ना, जितनी भी डेफिनेशन है, केस स्टडीज है, अफ्रीका के केस स्टडीज यहाँ 2018 तक पढ़ा रहे थे, पॉवर्टी का, ब्राजील का पढ़ा रहे थे। तो सबके रूट में ना क्या है, हमारा कल्चरल आइडेंटिटी आ जाता है, जिसको ये दबा देते हैं हर बार। जैसे कि यज्ञ से जो है वो यूनिटी आती है गांव में, यज्ञ से वाटर प्यूरिफाई होता है, और यज्ञ से पूरा जो है खेत जो है रिवाइव करना प्रारंभ करता है। खुद कर रहे हैं होमा फार्मिंग, बट यज्ञ का अगर आपने नाम ले लिया तो ये प्रो हिंदू दिख गया, रही तो आप जो है ये रिलीजन को कहाँ ले आए, साइंटिफिक बनिए, NPK पे काम करिए, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम पे। तो क्या होता है कि आपको पहले ये सेग्रीगेट करना आवश्यक है कि रिलीजन जो आपको प्रतीत हो रहा है ये प्रॉपर सीकिंग है बाय नेचर और साइंटिफिक है, तो यहीं पर आपको सॉल्यूशन है। तो हमारे रिसर्चर ही जो नॉलेजेबल हो जाते हैं फिर वो डिसरिगार्ड करने लग जाते हैं इसको, तो ये हमें करना है, ठीक है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड, उसी प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। मेरा प्रश्न है वो विरुद्धाहार पर है। तो इसमें ऐसा है कि मैं मूल गुजरात का हूँ, तो मैं उसका उदाहरण दूंगा। परंपरागत जो भोजन हम लेते हैं उसमें ही कुछ ऐसी रेसिपीज हैं, कुछ ऐसी वानगी है जो विरुद्धाहार के बेसिस पे ही है। जैसे कढ़ी है, या फिर एक मेथी चोखा करके एक सब्जी है, वो है जो छाछ और दही को ही गर्म करके बनाया जाता है, और वो बहुत पुरानी है, मतलब काफी सालों से यही चलती आती है।
और यदि हम मतलब पूरे भारत में ऐसी कई ऐसी रेसिपीज़ है, कई वानगी है जो विरुद्धाहार से ही चलती है। और यदि हम समझाने का या फिर सिर्फ़ बताने का प्रयत्न करें तो एक रिएक्शन सा आ जाता है कि भाई ये तो कैसे छोड़ सकते हैं। जैसे चाय तो वैसे आयुर्वेदाचार्यों की माने तो लेनी ही नहीं चाहिए रोज़ तो। फिर भी लोग लेते हैं और हाँ, उसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं और कहते हैं कि चाय में तो हमने अब चीनी छोड़ के गुड़ डालना चालू कर दिया, तो दूध को भी गुड़ के साथ नहीं लेना चाहिए, ये भी नहीं यस, समझ रहे हैं। विरुद्धाहार है। यस, तो यस, यस। विरुद्धाहार इतना बड़ा वो ब्लंडर हो चुका है कि अब निकल ही नहीं रहा है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कि ये कैसे चला जाएगा, ये कैसे अवेयरनेस आएगी कि परंपरा में कुछ ऐसा हो सकता है कि गलत है और हमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए? हमने क्या किया है, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अवेयरनेस मार्केटिंग का पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया है कि जैसे एक मार्केटिंग होती है कि ओट्स का आया और कहा गया कि इसमें इतना न्यूट्रिएंट्स है और फिर मल्टीग्रेन आटा है, उस पे उन्होंने बात की। लेकिन जो बेचने वाले प्रोडक्ट बेचने वाले वो जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन उनको भी आपको मैसेज वही दे सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, अभी वहां डायरेक्ट ट्रांजेक्शन है, वो पैसे का लेन देन है। और वहां पे बताना है कि गुड़ देखिए मैं दे रहा हूं दूध में, ये जाके या तो दूध फटेगा या तो ये विरुद्धाहार है। आप गुड़ की प्रॉपर्टी को सिर्फ देखकर मत चलिए और मिल्क की। तो ये जो जुड़ा है एक्चुअली, जैसे किसान जो बीज भंडार से जुड़ता है, तो बीज भंडार वाला जो कहता है ना, वो उसका बात मानता है। बाकी कितना भी अवेयरनेस कहीं हो रहा है, वो और किसी का ज्यादा सुनता नहीं है, सीड स्टोर का ही ज्यादा सुनता है। तो उसी प्रकार जो भी ऑर्गेनिक और नेचुरल वाले फील्ड में है, तो कुछ लोग है ब्रांडिंग के लिए बस आ रहे हैं कि हाँ A2 हमने ब्रांड कर दिया, बट जो रियल है, रियल आयुर्वेदिक है, वो बेचेंगे और फिर अवेयरनेस भी देंगे। तो हम लोग ऐसे ही कहते हैं कि हम जो है ये मकर संक्रांति पे आपको दे रहे हैं, फिर ये सीजन के बाद नहीं मिलेगा, हम देंगे ही नहीं आपको। ठीक है, आप क्योंकि वो ऋतुचर्या आपका टूट जाएगा, गलत सीजन में आप उसको हम क्यों कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो अवेयरनेस है, देखिए समय लगता है। कोविड जो फास्ट कर दिया है प्रोसेस को, कि अचानक से लोग जो अश्वगंधा का नाम जानने लगे हैं, गिलोय का नाम जानने लगे हैं। लेकिन ये जो अभी नई पीढ़ी है, ये जरूर सोचती है, क्योंकि हेल्थ का प्राइस बड़ा बढ़ रहा है, मतलब जो खर्चा है, तो पैसे का सबको जो है ना वो दर्द हुआ है कि 10 लाख तक खर्चे हो जा रहे हैं, 20 लाख खर्चे हो जा रहे हैं। तो ये जो कम्युनिटी बनती है, 50 कस्टमर बने, 1000 कस्टमर बने, तो उनके बीच में ये बीच बीच में आपको प्रोडक्ट लेकर के बात करना है। तो ये हम अभी धीरे धीरे इसको कर रहे हैं। जो भी हमारे खरीदार हैं उनसे हम बात करते हैं कि देखिए ये प्रोडक्ट जो है, इसको कैसे खाना चाहिए। और कुकिंग, आपको जो है कुकिंग भी अवेयरनेस के लिए मेलाओं का योजना आप कर सकते हैं। जैसे वसंत मेला लगता है हमारे यहाँ बोकारो में, झारखंड में, तो कुकिंग का भी आपको कैसे पकाना है, किस प्रकार पकाना है ना। तो ये एक इवेंट के रूप में आप जब करते हैं ना बड़े स्तर पे थोड़ा सा, तो लोग जो है ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से मतलब आपका कोई पुस्तक और या चरक संहिता के ऊपर इतनी मतलब शॉर्ट करके जो मतलब एज अ गाइड बुक हो सकता है, इस तरह से मतलब कोई पुस्तक है मतलब आपके लिखा हुआ और कहीं और लेखक का? मैंने चरक संहिता जो पूरी ये की थी, ये आप देखिए चौखंबा पब्लिकेशन की है। ठीक है, संस्कृत में सत्यजीत आर्य जी से पूरा संस्कृत एंड हिंदी में जो है इसका पूरा सेशन मैंने लिया था। और ये देखिए ये सेकेंड मतलब 2 साल तक बच्चों को सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ये हाफ पार्ट में पढ़ाई जाती है। तो इससे आसान पड़ता है अष्टांग हृदय, मतलब डायरेक्ट पड़ता है थोड़ा सा। चरक संहिता एक ना, अगर आपको इनोवेशन करना है आयुर्वेद में, तो आपको इस ग्रंथ की सहायता लेनी पड़ती है। अब वैसे फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि इसके दर्शन शास्त्र वाले पार्ट को लोग नेग्लेक्ट करते हैं। बच्चे भी बोलते हैं कि अब समझ में नहीं आता है हमें, ये क्या सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन क्या है। बट इनोवेशन कुछ अलग करना है, आगे बढ़ना है, तो चरक संहिता है। आसान के लिए आप छोटी छोटी पुस्तक जो है अष्टांग हृदयम की और भी कॉपीज आपको मिलती है। मैंने वृक्ष आयुर्वेद और पशु आयुर्वेद पे लिखी है। मेरा आयुर्वेद का पूरा स्टडी पशुओं और वृक्षों के लिए था। ठीक है, तो उसके लिए कृषि संहिता और गौ संहिता वो तो उपलब्ध है ही। मेरी पुस्तक जो है वो इसी हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी, ये जो धन्वंतरी nf.in यही है वेबसाइट। यहाँ से ही आप स्टोर तक और यहाँ तक आप जा सकते हैं। रवि जी, आपसे पूछना था, एक तो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में आजकल जो आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं, वो जिस तरह से पढ़ाना चाहिए प्रॉपरली, मतलब द मेंटेनिंग द
the proper purity of the studies, जैसे पढ़ाना चाहिए वैसे पढ़ा रहे हैं या diluted version पढ़ा रहे हैं? और दूसरा प्रश्न उसके साथ जुड़ा हुआ कुछ है, आपने सुना होगा वो कंट्रोवर्सी हुआ था जो बाबा रामदेव जी के कोविड मेडिकेशंस के बारे में, उसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं कि what went wrong there? Was what he was doing, how far was it aligned with Ayurveda or not? Whether it was aligned with it or not, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? देखिए, इन प्रिंसिपल जो आचार्य जो कर रहे हैं वो तो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के अनुसार है। उनका जो ऋषिकेश में सेंटर है, जो केयर है, जो भी होता है। अब होता क्या है, जब मार्केटिंग होती है और फिर FMCG हम जो कहते हैं कि आप जो है वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट करना चाहते हैं, तो आप जो कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, आप उनको हराने के लिए उनकी ही मेथोडोलॉजीज को इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि रामदेव बाबा ने एक पूरा फील्ड क्रिएट कर दिया, माने आयुर्वेद को से धक्का दिया। जो मेन स्ट्रीम मार्केट है उसको लड़ने के लिए उन्होंने अपना पूरा जान लगाया। और लेकिन अब जो है लोगों को ये प्रतीत होता है, समझ में आता है कि जैसे घी है या फिर कुछ प्रोडक्ट है, तो क्या और अल्टरनेटिव है क्या? तो सेक्टर उन्होंने ही बनाया, पूरा का पूरा जो हेल्प किया उन्होंने। डाबर पहले से थी, लेकिन जो धक्का बड़ा कस के देना था वो पतंजलि ने दिया। और अब जो है जो हम कहते हैं कि आहार सबसे बड़ी औषधि, आपका किचन सबसे बड़ा ये है, तो हमारा जो मेन ध्यान उधर होना चाहिए, ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार पे। क्राइसिस में जो है आप जो है फिर ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो सही आपके अकॉर्डिंग जाते हैं, कुछ नहीं भी जाते हैं, ठीक है। और कोविड के टाइम में जो हुआ वो क्या है कि मतलब एक तो देखिए इंडस्ट्रीज की बड़ी लड़ाई आपस में, तो आयुर्वेद के साइड से हम लोग है तो हम लोग तो आयुर्वेद को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन होता है केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये दो भी अलग अलग इंडस्ट्री हैं, तो अपने इंडस्ट्री लॉबी करते हैं और एक दूसरे से तो वो अपना वर्चस्व, मार्केट शेयर की लड़ाई पूरी की पूरी करते हैं, ठीक है। तो इट्स अ मतलब बिजनेस का पूरा पूरा गेम है। बट प्योरिटी जो है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती ही है, मतलब वो प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव आएंगे तो वो तो नहीं है ना आपके मतलब ग्रंथों में नहीं है, लेकिन आपके एरिया में वैद्य भी नहीं है, तो आपको दवाई किसी रूप में तो उपलब्ध होनी चाहिए। तो वो फिर एक अल्टरनेटिव हाइब्रिड आ जाता है। जैसे कहते हैं इसबगोल जो है वो लोग नहीं लेना चाहते थे, इनो को या दूसरे जो है एसिडिटी के लिए लेते थे। दो गुट बट गया आयुर्वेदाचार्य में, एक है कि नहीं हम प्योर रखेंगे इसबगोल को, एक ने कहा नहीं फ्लेवर हम डालेंगे। तो जिन्होंने फ्लेवर डाला, तो ऑरेंज फ्लेवर डाला, तो इसबगोल की सेल्स इतनी बढ़ गई कि इसबगोल ही जो है वो फेमस होने लगा और मेन स्ट्रीम एसिडिटी की गोलियां खत्म हो गई। कलयुग में आप अर्थ को बनाते हैं तब धर्म को बचाते हैं, इस तरह का थोड़ा एसेंस आता है। पावरफुल अगर आप नहीं है, अर्थ नहीं है, आर्थिक नहीं है, तो विचारधारा से आप बचा नहीं पाएंगे। तो एक मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ लेकर के अभी जो है ये लोग चलते हैं, तो ऐसा भी होता है।